हाय एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। डुअल नेचर मतलब दो नेचर। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। कैसे पता चला था हम लोगों को कि लाइट का दो नेचर होता है करके? लाइट जितना भी फेनोमेना शो करता है उनमें से कुछ फेनोमेना को हम लोग लाइट को वेव मान करके एक्सप्लेन करते हैं और कुछ फेनोमेना को हम लोग लाइट को पार्टिकल मान करके एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकला कि लाइट का दो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट का वेव नेचर कौन दिए थे, मतलब लाइट एक वेव होता है करके सबसे पहले कौन बताए थे? मैक्सवेल। वो एक थ्योरी दिए थे जिसको आज हम लोग मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उनका उस थ्योरी की मदद से वो बताने की कोशिश किए थे, प्रूव करने की कोशिश किए थे कि लाइट एक वेव होता है करके। तो आज के लेक्चर में हम लोग उनका उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और कैसे वो प्रूव करने की कोशिश किए थे उनके थ्योरी के माध्यम से कि लाइट एक वेव होता है करके, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट। हेडिंग आप लोग लिखिएगा मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और उनके थ्योरी में वो सबसे पहले पॉइंट में क्या बताने की कोशिश किए थे? देखिए, मैक्सवेल बोले थे उनके थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट में लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है करके, इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो बोले कि लाइट एक वेव होता है लेकिन सिंपल वेव नहीं होता है। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। वो तो सिंपल वेव हो गया। मैक्सवेल बोले लाइट एक वेव होता है लेकिन सिंपल वेव नहीं होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो अभी बच्चों के मन में डाउट आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, EFC मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, MFC मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और DOP मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो आप लोगों को याद होगा, पिछले लेक्चर में बताया था मैं बहुत अच्छे से कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उस डायरेक्शन को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मैं रिपीट करता हूं, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उस डायरेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। समझ रहे हैं? देखो, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रो से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक से आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों चीजें होते हैं और ये तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, उस वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ रहे हैं? तो लाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है करके वो बोले। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? सिंपल सा ध्यान रखिएगा आप, जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगे और ये तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे, उस वेव को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाने के लिए। सबसे पहले हम उस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उसके बाद मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, अपना दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। और मैं जब अपने तरीके से समझा दूंगा आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम की मदद से जितना समझ में आएगा ठीक है, और उसके बाद तो मैं अपने तरीके से समझा ही दूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से। तो देखिए, डायग्राम भी समझना जरूरी है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाए होते हैं, हम लोगों को पता है पहले से ही। और एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब वेव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ रहे हैं? और ये ब्लू कलर में जो मैं रिप्रेजेंट किया हूं यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और ये जो रेड कलर में जो रिप्रेजेंट किया हूं यहाँ पे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। समझ रहे हैं? डायग्राम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो रेड कलर का है ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। और ये दोनों ऑसिलेट करते करते, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट करते करते जा रहे हैं टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, यानी एक्स एक्सिस के तरफ। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, और दोनों ऑसिलेट करते करते मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। समझ रहे हैं? तो जितना समझ में आया ठीक है, मैं अभी अपने तरीके से समझाता हूं। ये हो गया एक्स एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। समझ रहे हैं? दिख रहा है ना? ये हो गया जेड एक्सिस। ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग ऐसे ऑसिलेट कर रहा है हम लोगों का क्या, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और ये दोनों एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? एक साथ जा रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, एक साथ वापस आ रहे हैं, मतलब एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टुवर्ड्स वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और दोनों एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। एक साथ ऑसिलेट करते करते मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। समझ रहे हैं? मैं फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग, और ये दोनों एक साथ ऑसिलेट करते करते ऐसे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये था पहला तरीका। देखिए दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक सेकंड दीजिएगा। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। रेड कलर वाला मार्कर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लैक वाला एक्स एक्सिस को, और ये ब्लू वाला वाई एक्सिस को। ये हो गया एक्स एक्सिस, तो इस तरफ हो जाएगा ओरिजिन के एक्स डेस। ये हो गया वाई, तो नीचे तरफ हो जाएगा वाई डेस। ये हो गया जेड, तो पीछे तरफ हो जाएगा जेड डेस। तो एक्स वाई प्लेन को हम लोग अगर नोटिस करेंगे तो कहाँ पे है एक्स वाई प्लेन? एक्स से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे ऐसे, और ऐसे सर्कल बना देंगे। मतलब ये प्लेन हो गया, पीछे वाला प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। समझ रहे हैं? मतलब पीछे वाला दीवार हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे। समझ रहे हैं? और ऐसे ऑसिलेट करते 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 जा रहा है टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एक्स एक्सिस पे। और जेड एक्स प्लेन कहां पे है? ये जेड एक्स, देखिए जेड से एक्स की तरफ जाएंगे ऐसे सर्कल बना देंगे। मतलब ये नीचे वाला प्लेन हो गया जेड एक्स प्लेन, मतलब नीचे वाला जो मेरा फ्लोर हो गया वो हो गया जेड एक्स प्लेन। ये जेड एक्स प्लेन में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है कौन? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और ऑसिलेट करते करते जा रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। समझ रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में ऐसे ऑसिलेट करते करते जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, जेड एक्स प्लेन में ऐसे ऑसिलेट करते करते जा रहा है कौन? हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और ये हो गया एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। समझ रहे हैं? तो ऐसे मूव करते करते जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ रहे हैं? यहां से वेव शुरू हुआ है एक्स वाई प्लेन में, मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग मूव करते करते जा रहा है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ऑसिलेट करते करते मूव करते हुए जा रहा है कहां पे? एक्स एक्सिस के तरफ। समझ रहे हैं? तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो एक्स एक्सिस मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन
इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के साथ कितने डिग्री बना रहा होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन के साथ कितने डिग्री बना रहा होगा? 90 डिग्री। एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन के साथ कितने डिग्री बना रहा होगा? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के बीच में तो 90 डिग्री प्रेजेंट होगा ही, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के साथ और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे फील हो गया होगा आप लोगों को करके, मैं मान लेता हूँ। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। एट द एंड आप लोगों को ये डेफिनेशन ही काम में आएगा। और मैक्सवेल बोले थे लाइट कॉन्टिन्यूअसली एमिट होता है, किसी भी सोर्स में से लाइट कॉन्टिन्यूअसली एमिट होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करता है करके वो बोले थे। सपोज ये हो गया एक लाइट का सोर्स। तो लाइट के सोर्स से लाइट कैसे निकलता है करके बोले थे मैक्सवेल? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअसली एमिट करता है लाइट के सोर्स से और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही ट्रेवल करता है करके वो बोले थे। मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूअसली एमिट होता है और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करता है करके वो बोले थे। अगर ऐसे मूव करता लाइट तो क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एमिट हो रहा है और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करता है करके बोलते हैं हम लोग। अगर ऐसे मूव करता है, लेकिन लाइट कॉन्टिन्यूअसली एमिट होता है करके वो बोले थे और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे मूव करता है आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसे करते हैं? एक साथ ऑसिलेट करते हैं और एक साथ ऑसिलेट करते करते ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ मूव करते हैं। मतलब इमेजिन करिए सन से जब लाइट आ रहा होगा धरती की तरफ, कुछ ऐसे ही मूव करते हुए आता होगा। समझ रहे हैं? तो विजुअलाइज हो गया अच्छे से करके मैं मान लेता हूं। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट की स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ रहे हैं? और ये लाइट के स्पीड से एनी मीडियम, मतलब कोई सा भी मीडियम में ये लाइट के स्पीड से मूव करता है। सॉलिड मीडियम में भी लाइट के स्पीड से मूव करता है, लिक्विड मीडियम में भी और गैस का मीडियम में भी। और वो बोले इवन वो वैक्यूम में भी, वैक्यूम में कोई मीडियम प्रेजेंट होता है क्या? नहीं। मतलब ये वैक्यूम में भी क्या करता है? लाइट के स्पीड से ही मूव करता है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए स्टेटमेंट। ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉलिड मीडियम में भी, लिक्विड मीडियम में भी और गैस मीडियम में भी लाइट के स्पीड से ही मूव करता है, लेकिन ये वैक्यूम में भी ये मूव कर पाता है और लाइट के स्पीड से मूव करता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी मूव कर जाता है। समझ रहे हैं? तो यहां पे लिखे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ये सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, गैस मीडियम में तो मूव करता है, प्रोपगेट करता है, लेकिन ये वैक्यूम में भी मूव करता है। मतलब कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको मूव करने के लिए। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड
मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखिए सॉलिड में भी ये लाइट के स्पीड में मूव करता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, इवन वैक्यूम में भी, मतलब कोई सा भी मीडियम में ये क्या कर रहा है, लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट टाइप्स व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं करके वो बोले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग तरह का होते हैं और अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होता है करके वो बोले थे। समझ रहे हैं? मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं करके वो बोले थे और कुछ रिलेशन भी दिए थे। C इक्वल टू न्यू लैम्डा, मतलब किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आएगा, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका। समझ रहे हैं? यहां से एक रिलेशन निकल करके आया, न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा। C क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो न्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या आएगा, न्यू इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। समझ रहे हैं? C इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा। C कांस्टेंट होता है, तो रिलेशन क्या आया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहां से हम लोगों को पता लगा कि रेंज ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफरेंट। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग अलग होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग अगर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दें, लिख दें, तो जो सीक्वेंस निकल करके आएगा उस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ रहे हैं? देखिए यहां से हम लोगों को पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग होते हैं और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज अलग अलग होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दें तो जो सीक्वेंस निकल करके आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ रहे हैं? तो पहले आ गया गामा रेज, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। पहले आ गया गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर आ गया विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग विवगियर बोलते हैं, जिस लाइट को हम लोग देख पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। समझ रहे हैं? फिर आया इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो गामा रेज से हम लोग अगर रेडियो वेव की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये हो गया वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस और ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस। समझ रहे हैं? तो गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन मूव करते करते हम लोग अगर जाएंगे रेडियो वेव की तरफ तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। समझ रहे हैं? सिमिलरली यहां पे आएगा विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग विवगियर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ रहे हैं? तो वायलेट से रेड की तरफ हम लोग अगर जाएंगे तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आए वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा और मूव करते करते हम लोग रेड की तरफ जाएंगे तो रेड में क्या देखने को मिलेगा, वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे हम लोग जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखें किसी का भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का रेंज याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे विवगियर मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ का आप लोगों को रेंज याद रखने का जरूरत है। समझ रहे हैं? तो विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम
अगर नैनोमीटर में पूछे एग्जाम में तो क्या होगा, 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। समझ रहे हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया रहता है, लेकिन ये मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दिया हूं, तो यही डाटा को आप लोग याद रखिएगा। समझ रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है नोट्स करिए, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। समझ रहे हैं, नोट्स करिए, यहीं पे मैं फिर लिख देता हूं। ये राइट साइड वाला नोट्स करिए, हो गया। बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का लिमिटेशन। लेक्चर का स्टार्टिंग में ही मैं बता दिया था, लाइट जितना भी फेनोमेना शो करता है उनमें से कुछ फेनोमेना को लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन करता है और कुछ फेनोमेना को लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। मतलब कुछ फेनोमेना को लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वही है इसका लिमिटेशन। समझ रहे हैं। तो लाइट का कुछ फेनोमेना, जैसे इट कुड नॉट एक्सप्लेन the following phenomena. क्या क्या? Phenomenon of black body radiation और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लाइट का वेव नेचर। समझ रहे हैं। ये लाइट का वेव नेचर, मैक्सवेल क्या बोले थे, लाइट एक वेव होता है करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है करके, और लाइट का वेव नेचर ये दो फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और भी कुछ फेनोमेना है, लेकिन ये दो फेनोमेना को आप याद रखिए, ये दो फेनोमेना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लाइट का वेव नेचर। इसका सिंपल सा मतलब ये है, लाइट एक वेव होता है जो बोले थे अपने थ्योरी में, ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, कुछ हद तक सच है, क्योंकि लाइट का कुछ फेनोमेना जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब फेनोमेना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था लाइट का वेव नेचर। लेकिन कुछ फेनोमेना ऐसे भी थे जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना, ऐसे कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था लाइट का वेव नेचर। मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये कुछ हद तक सच है, लेकिन कुछ हद तक सच नहीं भी है। पूरी तरह से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये मानना ये सच नहीं है। समझ रहे हैं। तो ये हो गया लिमिटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। फिर आए प्लैंक्स। प्लैंक्स लाइट को पार्टिकल माने और लाइट को पार्टिकल मान करके वो एक थ्योरी दिए जिसको आज हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उनका वो थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। मतलब लाइट का वेव नेचर जिन जिन फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था लाइट का, वो सारा का सारा फेनोमेना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था प्लैंक्स का वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो ये हो गया लिमिटेशन, लाइट का कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैक्सवेल्स का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। समझ रहे हैं। तो आज का लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।